पिछले पार्ट में मैं 1 लाख रुपए कैश लेकर पहाड़ों में शहद खरीदने पहुंचा था, लेकिन माल लोड होने से पहले ही गांव के सभी मधुमक्खी पालकों ने मिलकर दाम बढ़ा दिए। पहले से साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि शहद सड़ जाएगा लेकिन मुझे नहीं बेचेंगे। तभी गांव वालों की तरफ से कॉलेज ग्रेजुएट झांग हाउस सामने आया और मार्केट इकोनॉमी का हवाला देकर 30 की जगह 50 रुपए किलो की मांग करने लगा। मैंने उन्हें याद दिलाया कि सड़क, बी बॉक्सेस और मिनिमम गारंटी प्राइस सब मैंने ही दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी हर मदद को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि मेरी अच्छाई को ही मेरी कमजोरी समझ लिया। हालांकि मैं पहले से ही रेट बढ़ाकर 28 रुपए देने वाला था, फिर भी लालच में अंधे हो चुके गांव वालों ने मेरी आखिरी पेशकश भी ठुकरा दी। अब आगे उस समय पूरे हनी मार्केट में 38 रुपए की प्रोक्योरमेंट प्राइस सबसे ऊंची थी। मुझे लगा अब इन्हें समझदारी दिखानी चाहिए, लेकिन मैंने इंसानी लालच को कम आंका था। भीड़ गरज उठी और हमें भिखारी समझ रखा है। झांग हाउ ने कहा है शहद 80 का है और तुम 38 दे रहे हो, 50 से एक पैसा कम नहीं। अगर ईमानदारी नहीं है तो वापस जाओ, हम खुद लाइव स्ट्रीम करके बेचेंगे, अनसर्ट में बेचेंगे। तब जलना मत। भीड़ का माहौल अचानक गर्म हो गया। कुछ लोगों ने मेरे ड्राइवरों को धक्का देना भी शुरू कर दिया। मैं उन चेहरों को देखता रहा और अचानक मुझे ट्रक में रखा कैश बेहद मजाकिया लगने लगा। कभी इस गाँव का शहद खराब रास्तों और खराब ट्रांसपोर्ट की वजह से बिक ही नहीं पाता था। सबसे बुरे समय में 15 रुपए किलो तक गिर जाता था। तब मैंने अपनी जेब से सड़क बनवाई, 30 रुपए किलो का गारंटीड रेट दिया और वादा किया कि अच्छा या थोड़ा कमजोर शहद हो सब खरीदूंगा। ट्रांसपोर्ट लॉस और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए मैंने फूड ग्रेड हाई डेंसिटी कंटेनर्स खरीदे और टेम्परेचर मॉनिटरिंग वाले सैकड़ों नए बी बॉक्सेस बनवाकर इन्हें दिए। लेकिन फिर पूरे देश में रेयर कोल्ड वेव आई। उत्तर के हनी फार्म्स बर्बाद हो गए। दक्षिण के बड़े हनी प्रोड्यूसिंग एरियाज में भी लगातार बारिश से प्रोडक्शन आधा रह गया। लेकिन इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि चारों तरफ पहाड़ होने से ठंडी हवाएं अंदर नहीं पहुंची, फूल भी नहीं जमे और नेक्टर की क्वालिटी और बढ़ गई। मार्केट रेट 35 रुपए पहुंच गया। तब मैंने खुद फैसला लिया कि रेट 38 कर दूंगा। मेरे फाइनेंस मैनेजर ने भी कहा था सर कॉन्ट्रैक्ट तो 30 का है, अब 38 देंगे तो लाखों कम कमाएंगे। मैंने जवाब दिया था दूर की सोचो, इसे कहते हैं गुडविल खरीदना। उन्हें पता चलना चाहिए कि मेरे साथ काम करके नुकसान नहीं होता। मुझे लगा था कि सच्चाई का जवाब सच्चाई से मिलेगा, लेकिन शायद मैं खुद पर ज्यादा भरोसा कर बैठा था। आखिर मैंने सिर हिलाया, ठीक है तो तुम लोग खुद बेचो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट मोड़कर जेब में रखा और सभी ड्राइवरों की तरफ मुड़ा। अब मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ डरावनी शांति थी। सभी लोग ट्रकों में बैठो, शहर वापस चलते हैं। ओल्ड जाओ। चौंक गया, सर सच में 15 ट्रक आए हैं, तेल भी बहुत खर्च हुआ, एक बार और बात कर लें, 40 तक बढ़ा दें। मैंने कहा नहीं, याद रखना बिजनेस में पैसे का नुकसान वापस आ सकता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर बैठकर अपमान करे और तुम मुस्कुराते रहो तो जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाओगे। आदेश का पालन करो। कुछ ही मिनटों में पूरी कन्वॉय वापस मुड़ गई। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा था मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मोल भाव करूंगा और आखिर में 50 रुपए मान लूंगा। झांग हाउ गुस्से में चिल्लाया, झुआंग बिफान, अगर आज चले गए तो बाद में घुटनों पर आकर भी मांगोगे तो नहीं बेचेंगे। मैं रुका, मुड़ा और उसे ऐसे देखा जैसे कोई मस्खरा तमाशा कर रहा हो। सब लोग अपनी आज की बातें याद रखना, कौन सही है और कौन गलत ये ऊपर वाला देख रहा है। भीड़ चिल्लाई, भगवान का नाम लेकर मत डराओ, हम अपना हक मांग रहे हैं, काला दिल तुम्हारा है। मैं मुस्कुराया, अगर तुम्हें लगता है कि लाइव स्ट्रीम से 100 रुपए मिलेंगे तो मैं तुम्हें अमीर बनने की शुभकामना देता हूँ। ये आसमान से गिरा हुआ खजाना मैं नहीं संभाल सकता, तुम ही रखो। इतना कहकर मैं गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हमारा काफिला पहाड़ से बाहर निकला, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मेरे जाते ही झांग हाउ गांव के बीच बने बड़े लकड़ी के मंच पर चढ़ गया। देखा सबने, यही होता है कैपिटलिस्ट पेपर टाइगर। उससे पता चल गया कि अब हमारा खून नहीं चूस पाएगा, हम जीत गए।